नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका फिर से स्वागत है जिसका नाम है टीचिंग मेथड्स। दोस्तों आज हम देखेंगे गणित की शिक्षण विधियों के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलते हैं बिना कोई देर किए पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न है मित्रों कि गणित में आगमन विधि निम्न में से किसके लिए उपयुक्त है। देखिए आपने पढ़ा होगा ये आगमन निगमन विधि वैसे हर सब्जेक्ट में आती है। यहाँ पूछा है गणित में ये किसके लिए उपयुक्त है ना। सूत्रों द्वारा सवाल हल करने के लिए, सूत्र स्थापित करने के लिए, सवाल को समझने के लिए या सवाल को बनाने के लिए। देखिए सबसे पहले आगमन विधि होती क्या है, पूर्णतः मनोवैज्ञानिक विधि है और ये प्राइमरी स्टेज के लिए काम आती है। ठीक है, और इसमें होता क्या है, उदाहरण से नियम की ओर जाना पड़ता है, यानी कि पहले उदाहरण और उदाहरण से बाद में नियम की ओर जाना पड़ता है मित्रों, है ना। तो देखिए उदाहरण से हम क्या करते हैं, नियम बनाते हैं। जब बालक इसको सोल्व करता है, इसका हल करता है, तो उदाहरण से वो नियम बनाता है। नियम बनाता है यानी कि नियम या सूत्र एक ही चीज़ होती है, नियम बनाता है सूत्र बनाता है ना। तो इसका मतलब सवाल बनाना, सवाल समझना, ये विकल्प नहीं। सूत्रों द्वारा सवाल हल करने के लिए नहीं, यहाँ तो उदाहरण से वो हल कर रहा है ना, उदाहरण से नियम की ओर जा रहा है। तो ये तो निगमन विधि में होगा, सूत्र द्वारा सवाल। क्यों? क्योंकि निगमन में क्या होता है, नियम से उदाहरण की ओर, यानी नियम से वो सवाल हल करके उदाहरण बना लेता है। ठीक है, तो ये तो निगमन में होगा। तो विकल्प बचा सूत्र स्थापित करने के लिए, दूसरा विकल्प है ना, ये सही होगा ना। यानी सूत्र स्थापित करने के लिए वो नियम बना रहा है, मतलब स्थापित तो कर रहा है। तो इस प्रकार मित्रों विकल्प नंबर 2 सही हो जाएगा प्रश्न संख्या 1 में। आगे चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 2 पर। प्रश्न संख्या 2 देखिए मित्रों, छोटी कक्षाओं में गणित विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ाने का तरीका होना चाहिए। छोटी कक्षाएं मतलब कि 1 से 5 के लिए ना, गणित में रुचि उत्पन्न करना है मित्रों। क्या करना है, गणित विषय में रुचि उत्पन्न करना। तो पढ़ाने का तरीका कैसा होना चाहिए, मनोरंजन व खेल संबंधी। रटने का तो बिल्कुल नेगेटिव है। नियम से उदाहरण की ओर या विश्लेषण संश्लेषण। विश्लेषण संश्लेषण ये कि तो उच्च कक्षाओं में आने वाली विधि जैसे रेखा गणित, बीज गणित, ये छोटी कक्षाओं में चलती नहीं है। ठीक है, और रटने का बिल्कुल हट जाएगा, ऐसे हटो आप, है ना। इसका मतलब तर्क दो, क्यों हट रहे विकल्प। नियम से उदाहरण की ओर ये चलती है निगमन विधि, और मैंने पहले प्रश्न में ये बताया कि जो निगमन है वो तो अपर प्राइमरी कक्षाओं में काम आती है ना, तो ये भी विकल्प हट जाएगा। तो विकल्प बचा है 1 नंबर, यानी मनोरंजक व खेल संबंधी। यानी कि छोटे बच्चे क्या होगा, मनोरंजन करके और खेल खेल में ही सीखेंगे और इससे ही किसी विषय के प्रति उनकी रुचि जागृत होगी। तो इस प्रकार मित्रों प्रश्न संख्या 2 में विकल्प नंबर 1 सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 3 पर। प्रश्न संख्या 3 देखिए, गणित के अधिकांश प्रत्ययों को जटिल माने जाने का क्या कारण है। देखिए अच्छा प्रश्न है, गणित के जो अधिकांश प्रत्यय हैं वो जटिल माने जाने का क्या कारण है मित्रों। ये प्रश्न सीटेट लेवल 1 में पूछा जा चुका है ना। तो देखिए गणित के जो भी प्रत्यय होते हैं, है ना, सूत्र होते हैं, नियम होते हैं, उनको जटिल माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि वे तर्कपूर्ण होते हैं। देखिए तर्क होते हैं तो वो जटिल होते हैं, नहीं ऐसा नहीं। क्योंकि वे कठिन होते हैं, तो कठिन होने से जटिल, कठिन जटिल तो शब्द एक है ना। और इनमें से कोई नहीं होगा, बल्कि ये होगा मित्रों की क्योंकि वे अमूर्त होते हैं। देखिए जो भी प्रत्यय, समप्रत्यय, यानी कि जो सूत्र, नियम वगैरह, सिद्धांत वगैरह, ये सारी चीज़ें अमूर्तित होती है, इसलिए उनको कठिन मानते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमें प्रत्यक्ष रूप में नहीं उपलब्ध होते। फिर हम जब उनका समाधान निकालते हैं तो उसका मतलब सही जो निष्कर्ष परिणाम है वो सही निकालते हैं एकदम, तब वो क्या होते हैं, अमूर्त से हम उसको मूर्त रूप दे देते हैं मित्रों। तब तक तो वो अमूर्त रहते हैं ना। तो इस प्रकार है कि गणित के अधिकांश प्रत्यय जटिल माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि वे अमूर्त होते हैं। तो प्रश्न संख्या 3 में विकल्प नंबर 3 सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 4 पर। प्रश्न संख्या 4 देखिए, जो छात्र गणित नहीं समझते हैं वे पाठशाला में प्रवेश नहीं पा सकते हैं, किसकी परिभाषा है। बेंजामिन, पियर्स, प्लेटो, डटन, नेपोलियन। गणित संबंधित परिभाषाएं आपके 1 से 2 प्रश्न आएंगे, है ना। कुल कुल बात करूं तो 40 परिभाषाएं टोटल है, और यहाँ पे आपके कुल 4 प्रश्न तैयार होंगे, न कि 1। देखिए प्लेटो ने एक बार क्या किया कि एक विश्वविद्यालय खोला, उसमें उसने मतलब क्या किया कि अपने विश्वविद्यालय में खोल के एक पट्टी बार होती है, वो पट्टी टंगवा दी क्या कि जो छात्र गणित नहीं समझते वो मेरी पाठशाला में नहीं आ सकते। ये किसने लिखा? ये प्लेटो ने लिखा ना। तो ये प्लेटो की परिभाषा हो गई मित्रों, किसकी हो जाएगी? ये प्लेटो की हो जाएगी। ठीक है, बाकी देखते हैं। बेंजामिन पियर्स ने कहा कि गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। ये किसने कहा? ये बेंजामिन पियर्स ने कहा कि गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। ठीक है, डटन, डटन मतलब डट जाओ, है ना। क्या डटना है कि गणित का वास्तविक उद्देश्य ज्ञान प्रदान नहीं करना है, बल्कि गणित का वास्तविक उद्देश्य क्या प्रदान करना है मित्रों? शक्ति प्रदान करना है ना, ये बताया था। ठीक है, नेपोलियन की बात करूं, नेपोलियन ने क्या कहा मित्रों? नेपोलियन ने कहा था कि जो गणित में वृद्धि हो रही है या गणित की प्रगति हो रही है वो किसी देश की वृद्धि, प्रगति व संपन्नता से संबंधित है। ऐसा किसने कहा था? ऐसा नेपोलियन ने कहा था मित्रों कि गणित में वृद्धि होना मतलब देश में वृद्धि होना है ना। तो इस प्रकार मित्रों प्रश्न संख्या 4 में विकल्प नंबर 2 सही उत्तर है। आगे चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 5 पर। प्रश्न संख्या 5 देखिए, कौन सी विधि में
छात्र के बजाय शिक्षण का केंद्र बिंदु अध्यापक होता है। अच्छा प्रश्न है। छात्र के बजाय शिक्षण का केंद्र बिंदु कौन होता है मित्रों? अध्यापक होता है। किस विधि में? खेल विधि में नहीं, खेल खेल में बालक सीखता है, तो ये कौन सी है? ये तो छात्र केंद्रित विधि है। ठीक है। प्रोजेक्ट विधि, प्रोजेक्ट में भी शिक्षक केवल मार्गदर्शक ही रहता है, ये भी छात्र केंद्रीय विधि है, तो दोनों विकल्प हट जाएंगे, है ना। एक व दो दोनों नहीं होंगे। यहाँ बची है व्याख्यान विधि, जिसमें शिक्षक व्याख्यान देते हैं और छात्र क्या होते हैं? छात्र केवल निष्क्रिय श्रोता रह जाते हैं, निष्क्रिय श्रोता बनकर रह जाते हैं मित्रों। इस प्रकार आपके विकल्प नंबर 3 सही हो जाता है प्रश्न संख्या 5 में। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 देखिए मित्रों, गणित विषय में गृह कार्य देने से क्या लाभ है? अच्छा प्रश्न है। गणित में गृह कार्य देने से लाभ क्या है? देखिए, गणित हो चाहे अन्य कोई भी विषय हो, प्रश्न मुख्य है कि गृह कार्य देने से क्या लाभ है, और ये याद रख लेना। ठीक है। तो योग्यता के अनुसार कार्य करने का अवसर, सही तो है भाई, है ना। देखिए, गृह कार्य देंगे तो कुछ बच्चे गलत करके लेकर आएंगे, कुछ दूसरे दिन जब मूल्यांकन करेंगे तो सही करना पाएंगे, है ना। क्यों? क्योंकि क्या होता है, उनमें योग्यता के अनुसार कार्य करेंगे, वो तो सही है बिल्कुल। अवकाश के समय का सदुपयोग, आपको पता है रविवार जब भी अवकाश के रूप में रहता है तो रविवार को ज़्यादा देते हैं ना गृह कार्य। क्यों? क्योंकि उस समय का अच्छा उपयोग और सदुपयोग। और अगली चीज़ है कि इससे स्वाध्याय के लिए प्रोत्साहन मिलता है ना, वो लिखेंगे बार बार पढ़ेंगे, मतलब क्या होगा, स्वाध्याय की आदत विकसित होगी ना। तो उपयुक्त सभी गणित में गृह कार्य देने के लाभ हैं मित्रों। तो विकल्प नंबर 4 सही हो जाता है प्रश्न संख्या 6 में। आगे चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 7 पर। प्रश्न संख्या 7 देखिए, किसी बालक के गणित में प्रतिभावान होने का सर्वोत्तम संकेत कौन सा? अच्छा प्रश्न है। ये प्रश्न भी सीटेट लेवल 1 में आ रखा है एक बार। ठीक है। देखिए, कोई बालक है वो गणित में क्या है, प्रतिभावान है ना, तो इसका सर्वोत्तम संकेत क्या है मित्रों? गणित में अधिक व्यस्त रहना? नहीं। प्रतिभावान है तो अधिक व्यस्त रहेगा? जरूर नहीं है। गणितीय लेखों को पढ़ने में रुचि लेना, तो लेख पढ़ेगा वो प्रतिभावान होगा? नहीं। और पारंपरिक परीक्षाओं में समान रूप से अच्छे प्राप्तांक लाना, ये औसत बालक भी कर सकता है ना। तो ये प्रतिभावान होने का सर्वोत्तम संकेत नहीं है। प्रतिभावान किसमें? प्रतिभाशाली क्या होगी उसकी? बुद्धि होगी मित्रों, है ना। बुद्धि के आधार पर होगा। तो जब बुद्धि के आधार पर होगा तो वो क्या करेगा, वो गणित की जो कठिन समस्याएं हैं उन्हें शीघ्रता से हल करेगा मित्रों, है ना। तो इस प्रकार आपके विकल्प नंबर 2 सही हो जाता है प्रश्न संख्या 7 में। आगे चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 8 पर। प्रश्न संख्या 8 अच्छा प्रश्न है कि पाठ्यक्रम में गणित के विषय का महत्व है। अच्छी बात है, अच्छा प्रश्न है ना। पाठ्यक्रम में गणित के विषय का क्या महत्व है? पाठ्यक्रम में गणित को क्यों रखा गया है? तो देखिए, जब गणित के प्रश्नों को हल करेंगे, अभ्यास करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, उसमें बुद्धि मस्तिष्क काम आएगा, इसका मतलब बौद्धिक महत्व है। बिल्कुल सही चीज़ है। ठीक है भाई, गणित तो विषय है जिसमें हम क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा मस्तिष्क का उपयोग करेंगे, बुद्धि करेंगे, बौद्धिक महत्व है, सही चीज़ है। इसके बाद जब किसी बालक ने क्या किया कि किसी समस्या का समाधान कर लिया, किसी प्रश्न का उत्तर निकाल लिया, तो उसको खुद पे क्या हो जाएगा, आत्मविश्वास हो जाएगा ना। आत्मविश्वास होगा, अच्छा दृष्टिकोण उसमें विकसित होगा। इसका मतलब क्या है, नैतिक महत्व भी है। और गणित के माध्यम से ही तो वह सभ्यता व संस्कृति का ज्ञान करता है ना। होगबेन ने कहा था कि गणित सभ्यता व संस्कृति का दर्पण है, इसीलिए तो कहा था, क्योंकि गणित के विषय में सांस्कृतिक महत्व भी है। तो इसका मतलब है कि उपयुक्त सभी हो जाएगा यहाँ पे। तो मित्रों प्रश्न संख्या 8 में आपके विकल्प नंबर 4 सही उत्तर है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 9 पर। प्रश्न संख्या 9 देखिए मित्रों, प्रश्न संख्या 9 अच्छा प्रश्न है। और मैंने पहले भी बता दिया है पहले के वीडियो में कि उद्देश्य होते हैं ना, जो शैक्षिक उद्देश्य, जब आप पाठ्य योजना बनाते हो इंटर्नशिप के दौरान, वहाँ शैक्षिक उद्देश्य आते हैं, आपको पता है, ज्ञान, अवबोध, अभिवृत्ति, अभिरुचि, ज्ञानोपयोग, कौशल वगैरह ना। तो उसमें देखिए 1-2 प्रश्न, और वो भी प्रत्येक सब्जेक्ट में, किसी भी सब्जेक्ट में पूछे जा सकते हैं ना। अच्छा, यहाँ पूछा है छात्र क्या करता है, वृत्त में और गोले में क्या करता है, तुलना करता है। बस इतना सा ध्यान रखना। ठीक है, वृत्त और गोले में क्या करेगा, वो तुलना करेगा, है ना। तो यहाँ पे वह किस उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है? तो देखिए, ज्ञान में तो सामान्य ज्ञान होता है ना, ये नहीं होगा। ठीक है, अभिवर्ती किसी चीज़ के प्रति नजरिया, दृष्टिकोण, सोच, विचार, है ना, ये भी नहीं। ज्ञानोपयोग, एक परिस्थिति में जो ज्ञान है उसका दूसरी परिस्थिति में उपयोग करना, ये भी यहाँ पे नहीं होगा ना। यहाँ होगा मित्रों अवबोध। क्या हो जाएगा, अवबोध। अवबोध में क्या होता है, अवबोध में मित्रों तुलना होगी, है ना। इसके अलावा वर्गीकरण होगा, इसके अलावा पहचान करना होगा, इसके अलावा विभेद करना होगा, अंतर करना होगा, तुलना करनी होगी। ये सारी चीज़ें अवबोध के अंतर्गत आती है ना। तो इस प्रकार मित्रों विकल्प नंबर 2 सही हो जाएगा प्रश्न संख्या 9 में। आगे चलते हैं, देखते हैं प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 है मित्रों, गणित में दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग किया जाता है। अच्छा प्रश्न है। गणित में जो दृश्य श्रव्य सामग्री है आपके, इसका प्रयोग क्यों किया जाता है? बालकों को लुभाने के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। बालकों को विषय से परे ले जाने के लिए, परे मतलब दूर, बालकों को क्या विषय से, उस विषय से दूर करने के लिए? नहीं, ये भी गलत है।
बालकों के मनोरंजन के लिए दृश्य श्रव्य तो खर्चीली सामग्री होती है कुछ चीज़ें है ना, तो मनोरंजन के लिए ऐसी चीज़ें लाएंगे, फिर समय के मतलब बचत ही नहीं हो पाएगी, गलत चीज़ है ना। बालकों की रुचि जगानी है ना, विषय वस्तु के प्रति बालकों की रुचि नहीं है तो पढ़ाने का एक उपयुक्त तरीका है दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग कीजिए। तो इस प्रकार मित्रों प्रश्न संख्या 10 में विकल्प नंबर 3 सही उत्तर है। आगे चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 11 पर। प्रश्न संख्या 11, चिंतन, बोध, तर्क शक्ति, विश्लेषण की क्षमता बढ़ाने वाला विषय। अच्छा प्रश्न है। चिंतन की यानी सोच समझ, बोध हो जाना, ज्ञान हो जाना, तर्क शक्ति हो जाना और विश्लेषण करने की क्षमता बढ़ाने वाला विषय कौन सा है मित्रों, है ना। गणित, सामाजिक विज्ञान, भूगोल या भाषा। भाषा मतलब हिंदी संस्कृत वगैरह, ये चिंतन बोध तर्क शक्ति विश्लेषण नहीं आएगा इसमें ना। भूगोल में भी ऐसा नहीं आएगा, सामाजिक विज्ञान में भी नहीं आएगा मित्रों। आपको पता है कि ये गणित की विशेषता है, गणितीय विषय है जो चिंतन बोध तर्क शक्ति विश्लेषण। देखिए चिंतन हो, बोध हो, तर्क शक्ति हो, विश्लेषण, इन सभी में क्या चाहिए मित्रों, इन सभी में मस्तिष्क या बुद्धि की सहायता चाहिए, है ना। और मस्तिष्क व बुद्धि पर आधारित कौन सा विषय है, गणित है ना। गणित के अभ्यास का हम हल ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं तो मस्तिष्क विकसित होता है। इस प्रकार मित्रों प्रश्न संख्या 11 में विकल्प नंबर 1 सही हो जाता है। आगे चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 12 पर। प्रश्न संख्या 12 क्या है, गणित विषय का सबसे अधिक संबंध होता है। अच्छा प्रश्न है। गणित का सबसे अधिक संबंध पूछा है मित्रों। हिंदी, चित्रकला, विज्ञान, उपयोग सभी। हिंदी से तो गणित का संबंध नहीं है, चित्रकला में चित्र होते हैं नहीं है, है ना। यहाँ हो जाएगा मित्रों विज्ञान में, उपयोग सभी में नहीं होगा क्योंकि शुरुआत के 2 विकल्प नहीं है। विज्ञान से होगा, कैसे होगा, जैसे शून्य, ये शून्य क्या है, ये शून्य गणित है। लेकिन पूछे कि शून्य का आविष्कार किसने किया, शून्य का आविष्कार किसने किया मित्रों, आर्यभट्ट ने किया। तो ये आर्यभट्ट कौन है, ये आविष्कार क्या चीज़ है, शून्य तो चलो गणित है, ठीक है, शून्य क्या है, गणित है। और ये आविष्कार क्या है, ये आविष्कार तो विज्ञान है ना। यानी कि गणित की जो भी प्रगति हुई है वो विज्ञान के कारण हुई है ना। सॉरी, जो वैज्ञानिक जो भी आज विज्ञान की प्रगति हुई वो गणित के कारण हुई है। तो गणित का सर्वाधिक सह संबंध विज्ञान विषय से मित्रों। विकल्प नंबर 3 सही है प्रश्न संख्या 12 में। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 13 पर। एक और अच्छा प्रश्न है मित्रों, प्रश्न संख्या 13 क्या है, देखिए, गणित शिक्षण में शिक्षण संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए आप निम्न में से क्या उपाय अपनाएंगे। गणित में क्या करना है, शिक्षण की समस्या आ रही है उसको दूर करना है ना। तो आप निम्न में से क्या उपाय अपनाएंगे। प्रधानाचार्य से बच्चों की शिकायत करेंगे तो इससे शिक्षण संबंधी समस्या दूर होगी नहीं। गणित में कमजोर बच्चों का विषय परिवर्तन। देखिए गणित में कुछ बच्चे कमजोर है तो क्या उनको गणित की जगह दूसरा विषय पढ़ाएंगे, नहीं, ये भी चीज़ गलत है। गणित की जगह तो गणित पढ़ाने होगा। उपयुक्त में से कोई नहीं बल्कि बच्चों में उचित दृष्टिकोण का विकास करेंगे, ये कथन सही हो जाएगा यहाँ पे ना। शिक्षण संबंधी समस्या दूर करने हैं तो वहाँ पे तरीके बदलेंगे, है ना। कार्य करना नहीं, तरीके बदलेंगे, वहाँ पर कार्य को नहीं बदल सकते, है ना। तो तरीके क्या होंगे, उनको समझाएंगे कि गणित है ना इतना कठिन नहीं है। और क्या करेंगे, हम नई तकनीकों का इस्तेमाल करेंगे, नई शिक्षण विधियों का इस्तेमाल करेंगे, अच्छी श्रव्य दृश्य सामग्री और रुचि जो उत्पन्न करे वैसी श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग करेंगे, यानी कि उचित दृष्टिकोण का विकास करेंगे। विकल्प नंबर 3 सही है प्रश्न संख्या 13 में। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 14 पर। प्रश्न संख्या 14, एक उत्तम परीक्षण की शर्त है। अच्छा प्रश्न है। एक उत्तम परीक्षण यानी कि मूल्यांकन आपको पता है, इसकी क्या शर्त है एक उत्तम परीक्षण की, है ना। सुनिश्चित उद्देश्यों की पूर्ति, सही है। उत्तम परीक्षण क्यों किया जाता है, क्योंकि इसमें कुछ उद्देश्य रहते हैं, सही है, सुनिश्चित उद्देश्यों की पूर्ति होती है ना। और देखिए वही विषय वस्तु रहेगी, वैसा ही परीक्षण होगा जो छात्रों के मानसिक स्तर के अनुकूल है ना। छात्र 5वीं क्लास का, इसका मतलब वो 10 वर्ष का है, तो उसमें उसके लिए जो टेस्ट लिया जाएगा, जो परीक्षण किया जाएगा वो 10वीं मतलब 10वीं की 10 उम्र है उसकी, यानी कि 5वीं कक्षा का ही जो सिलेबस है उसी के आधार पर टेस्ट लिया जाएगा ना। ऐसे नहीं कि 5वीं कक्षा के बालकों को 8वीं कक्षा के प्रश्न हल किया जाए ना। मानसिक स्तर के अनुकूल यही होता है, उसकी जो आयु है उसी के अनुसार, है ना। व्यवहार परक बिल्कुल सही है, यानी कि जो उसके व्यवहारिक जीवन में काम आ सके वो बिल्कुल उत्तम परीक्षण में प्रश्न आएंगे ऐसे, ठीक है। तो यानी कि उपयुक्त सभी जो शर्तें हैं उत्तम परीक्षण की शर्तें मानी जाती हैं, नियम माने जाते हैं। इस प्रकार आपके प्रश्न संख्या 14 में विकल्प नंबर 4 सही हो जाता है। आगे चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 देखिए, विभेदकारी परीक्षा अंतर करती है। विभेदकारी परीक्षा अंतर करती है। विभेदकारी परीक्षा क्या होती है, ऐसी परीक्षा मतलब जिसमें प्रश्न ज़्यादातर कठिन रखते हैं। प्रश्न क्या रखते हैं, प्रश्नों की कठिनाई होती है, प्रश्न कठिन रखेंगे ताकि क्या होगा, ताकि बालकों का पता चलेगा कि ये बालक कैसा है। अब जो प्रश्न यानी जिस प्रश्न को, कठिन प्रश्नों को अगर हल कर लेंगे वो क्या हो जाएंगे, वो प्रतिभावान छात्र कहलाएंगे ना। यानी कि थोड़ा हल कर लिया, थोड़ा नहीं किया, जो मीडियम रहेंगे, औसत रहेंगे, वो सामान्य भी हो जाएंगे, और जिन्होंने नहीं किया हल वो कमजोर रहेंगे। यानी कि विभेदकारी परीक्षा अंतर करती है इन सभी बालकों में, उपयुक्त सभी में। तो मित्रों विकल्प नंबर 4 सही हो जाता है प्रश्न संख्या 15 में।
तो मित्रों, ये थे आज के गणित की शिक्षण वीडियो के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा तो बिल्कुल लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।